क्या फेसबुक चलाने के लिए कोई पुलिस की गोली खा सकता है? कोई इंस्टाग्राम चलाने के लिए पार्लियामेंट पर हमला कर सकता है? कोई व्हाट्सएप के लिए अपने देश की संसद में आग लगा सकता है? यूट्यूब चलाने के लिए कोई पलटकर पुलिस पर आंसू गैस के जलते गोले फेंक सकता है? एक्स बंद किए जाने पर क्या कोई इस तरह पुलिस के डंडे खा सकता है? टेलीग्राम चलाने के लिए कोई पुलिस वैन पर कब्जा कर सकता है? क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी से एक देश में बगावत हो सकती है? अभी जो आपने तस्वीरें देखी अपने स्क्रीन पे नेपाल की, काठमांडू की, बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई दिए होंगे, यंगस्टर दिखाई दिए होंगे जो स्कूल की, कॉलेज की यूनिफॉर्म में हैं। यानी उनकी उम्र महज 15 से 20-21 साल के बीच होगी। खबरों की खबर में आज सबसे पहले बात इसी नेपाल की इसी बड़ी और डिस्टर्बिंग घटना की करते हैं। क्या सोशल मीडिया का जुनून इतना बड़ा हो सकता है कि इसे बंद किया जाए, बैन किया जाए तो देश में बगावत हो जाए? नेपाल में यही हुआ है और इसके बारे में हम तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू की ये सड़क देखिए जिस पर तिल धरने की जगह नहीं बची है। जहां तक नजर जाती है सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। ये लोग नेपाल की सत्ता पलटने का प्रण लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इसकी वजह है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लग गया है, बैन लग गया है। दरअसल नेपाल की ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है 4 सितंबर को और उसके बाद से ही लगातार विरोध के स्वर उठे और आज 8 तारीख आते आते नेपाल जलने लगा। और यह सिर्फ काठमांडू का आलम नहीं है, नेपाल के कई शहरों में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। 18 साल से 28 साल के जिन युवाओं को जेन जी कहा जाता है वो सारे बैरिकेड्स तोड़कर संसद के भीतर आज घुसना चाह रहे थे। बहुत से तो घुस भी गए। तोड़फोड़ की, संसद भवन को आग लगाने तक की कोशिश की गई। हालात काबू में करने के लिए सेना को अपने ही बच्चों के सामने सड़क पर उतरना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग भी ऐसी कि सामने से गोलियां चली और बहुत से छात्रों की मौत सीने पर या चेहरे पर गोली लगने के कारण हुई है। 20 के आसपास का यह आंकड़ा है, सही आंकड़ा भी रिलीज नहीं किया गया है। 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब जनता और सेना इस वक्त दोनों सड़कों पर है। सेना लोगों को हटाना चाहती है लेकिन लोग हैं कि हटने को तैयार नहीं है। सत्ता और जनता में टकराव की स्थिति यह हो चुकी है कि गृह मंत्री रमेश लेखकर को इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने फायरिंग में हुई लोगों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री ओली को आज शाम को ही कैबिनेट में सौंप दिया। लोग अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। केवल गृह मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को फिलहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को लोगों की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि बात न मानी तो हालात पूरे देश के और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नेपाल की सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रूप में आगे बढ़ रही है। अभी परिस्थिति है कि जो हमारा नया पुस्ता है, युवा लोग थे, उनको रोजगारी से लेकर, शिक्षा से लेकर कुछ समस्याएं थी। इसी बीच गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया पर विशेष करके वो अनरजिस्टर्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया और इससे कई लोगों के पठन पाठन से लेकर रोजगारी तक असर हुआ और लोग काफी नाराज हो गए और गवर्नमेंट को लोगों ने कई जगह से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि उसको फिर कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस बीच में गवर्नमेंट ने रजिस्टर होना चाहिए करके जो स्टैंड लिया, इसकी वजह से हमारा युवा तबका जो है आंदोलन में चला गया और आंदोलन में जाने के बाद
जो समस्याएं आई हैं वो आज बहुत विकराल रूप से समस्याएं हैं। कोई 18 लोग तक मारे गए हैं करके खबर आ रही है। जो लोग मारे गए हैं वो 18 से लेकर 28 साल की उम्र के लोग हैं। इसीलिए परिस्थिति बड़ी विकट है और इसमें जो आंदोलनकारी है उनको भी किसी भी समस्या का समाधान जो है कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही संभव है। नेपाल में जो उबाल आया ये महज 3-4 दिन की बात है। सोशल मीडिया के बारे में बात की जाए तो आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया की उम्र कितनी है। यही करीब 20-21 साल, और सिर्फ 20 साल में क्या इसका कद इतना बड़ा हो गया कि एक देश में आग लगा दे। युवा अपने ही देश की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। क्या सोशल मीडिया ने युवाओं को हिप्नोटाइज कर लिया है? क्या इसके लिए युवा किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी देश में बगावत की आग भड़का सकता है, यानी भस्मासुर तक बन सकता है? क्या सोशल मीडिया भस्मासुर के स्वरूप में इस वक्त नेपाल में दिखाई दे रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसलिए बने कि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, अपने इमोशंस को शेयर कर सकें, अपने दोस्तों को खोज सकें, एक दूसरे के साथ संपर्क में आ सकें। बाद में तो लोग सोशल मीडिया के जरिए कमाई भी करने लगे, अपनी जेबें भरने लगे, अपना परिवार चलाने लगे। कई देशों में इसी सोशल मीडिया की मदद से बगावत की चिंगारी पास्ट में, अतीत में भड़काई भी गई है, पर हर बार ये एक साधन की भूमिका में रहा है। लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया इस बार बगावत की वजह बन गया है। और ये बात हम नहीं कर रहे, नेपाल की सरकार इसका दावा कर रही है। नेपाल की सरकार कह रही है कि यह बगावत सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से भड़की है। दरअसल वहां पर 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इन ऐप्स पर बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बैन होने वाले ऐप्स में या तो ये अमेरिकी कंपनियों के हैं, बैन होने वाले ऐप्स या तो अमेरिकी कंपनियों के हैं या फिर यूरोपियन हैं। लेकिन चीन का टिकटॉक ऐप बैन नहीं किया गया। नेपाल को चीन के प्रभाव वाला देश भी माना जाता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नेपाल ने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स कहीं चीन के इशारे पर तो बैन नहीं कर दिए, कहीं चीन की सरकार नेपाल को हथियार बनाकर अमेरिका से हिसाब बराबर तो नहीं करना चाहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन नेपाल की तरफ से इसका जवाब भी आ गया है। नेपाल की तरफ से बताया गया कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक दरअसल कानून सरकार लेकर आ गई थी कि जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नेपाल में होगा वही ऐप नेपाल में चल पाएंगे, जैसा कि कई मुल्कों में है, भारत में भी है। पश्चिमी देशों की कंपनियों ने यह बात नहीं मानी, इसीलिए उन पर पाबंदी लगा दी गई और ये पाबंदी 4 तारीख से लागू हुई। चूंकि नियम के मुताबिक टिकटॉक ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसीलिए उसे बंद नहीं किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह बात सार्वजनिक तौर पर कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कोर्ट का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। मैं आपको उनकी बातें सुना देता हूं। नेपाल में नेपाली जनता मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से बैन हुआ है। जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। तो सुना आपने, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, लेकिन लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का सरकारी हथकंडा बताते हैं। नेपाल में फिलहाल सिर्फ विदेशी ऐप्स में टिकटॉक, जो कि चीनी है, वो चल रहा है और नेपाली लोग उसी पर वीडियो डालकर आंदोलन को और धार दे रहे हैं। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बदहाली की तुलना वाले वीडियो लगातार टिकटॉक पर पोस्ट हो रहे हैं। यानी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बगावत के लिए लोग सोशल मीडिया को हथियार बनाकर मैदान में कूद पड़े और सरकार को हिला कर दिया है। इस आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है, हजारों लाखों चेहरे हैं। पूरी कमान इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में बड़ी हुई जेन जी के हाथों में है, जो कह रही है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार में करप्शन है, उन्हें गद्दी छोड़नी ही होगी। आंदोलनकारी छात्र क्या कह रहे हैं आपको भी अब सुनाते हैं।
आप आंदोलन में क्यों आए हैं? हमारा देश का ये जो हालत है ना, अभी स्थिति है ना, बहुत खराब हो चुका है। ये नेता लोग ने बहुत करप्शन किया हुआ है। जो इधर से करप्शन करते हैं, उनका छोरा छोरी जो है ना, उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनका लाइफ स्टाइल देखिए ना, वो लग्जरियस वाला लाइफ बिता रहे हैं ना। अब सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार के ओली को सत्ता छोड़ना पड़ेगा, सीट छोड़ना पड़ेगा। जो करप्शन सिस्टम है ये नेपाल के जो ये नेता लोग हैं वो बहुत करप्टेड बन चुके हैं। अभी ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। नेता भ्रष्टाचारी नेताहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ तिनीहरूको भविष्य त उज्यालो छ। हाम्रो भविष्य कसले हेर्छ? सोसियल मिडिया अहिले आएको छ नि, सामाजिक सञ्जाल सबै ब्यान छ। नेपाल सरकार एकदमै, अब झुट झुट बोल्दिन म, नेपाल एकदमै गरिब देश हो। विकली मालदिप्स ट्रिप, युरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै ट्याक्स भरेको पैसाबाट। अब यदि त्यो ट्याक्स तिरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको भए अहिले हामी भत्केको रोडमा हिँड्नु पर्थ्यो त। तो सुना आपने नेपाल के बच्चों को, सब युवा हैं, यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि युवाओं में किस हद तक गुस्सा है अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ, जहां पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। ग्लोबल लेवल पर सोशल मीडिया की प्रेजेंस और उसकी ताकत दोनों बहुत तेजी से बढ़ी है। नेपाल में भी इसी का असर दिख रहा है। यहाँ टिकटॉक के जरिए युवाओं ने बगावत की जमीन तैयार की और सरकार हिल गई है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने शाम को ही कैबिनेट बैठक में पीएम को अपना इस्तीफा सौंपा। बगावत करने वाले प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। नेपाल वैसे पहला ऐसा देश नहीं है जहां पर सोशल मीडिया का ऐसा असर दिखा हो। सोशल मीडिया शुरू से आंदोलन कई देशों की अपनी सत्ता पलट चुका है। हम आपको हाल के कुछ उदाहरण दिखा देते हैं। सबसे पहले 2010 में जब असली में सोशल मीडिया आया और बड़ा रूप लिया, तो ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 में करप्शन से परेशान होकर एक ठेले वाले ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वहां पर प्रदर्शन शुरू हुए। सोशल मीडिया की मदद से युवाओं ने पूरे देश को एकजुट किया और वहां के तानाशाह जिन अल अबिदीन बेन अली की 23 साल पुरानी सत्ता खत्म हो गई। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। 2000 में सर्बिया में छात्रों ने करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए देश को एकजुट किया। राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच को सत्ता से उस वक्त हटना पड़ा था। इसी तरह 2011 में मिस्र में फेसबुक पेज वी आर ऑल खालिद सईद के जरिए युवाओं ने आंदोलन किया। तहरीर स्क्वायर को आंदोलन का केंद्र बनाया गया और अंत में 30 साल से सत्ता पर काबिज हुस्ने मुबारक को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। 2014 में यूक्रेन में भी यही हुआ। वहां के राष्ट्रपति उस वक्त के विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से इनकार किया। इससे नाराज लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सोशल मीडिया से इस आंदोलन को और धार मिली तो विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। 2018 में सूडान में करप्शन के खिलाफ लोग गोलबंद हुए थे। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन खड़ा किया गया और 30 साल से सत्ता पर काबिज उमर अल बशीर को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। 2022 में श्रीलंका में भी हमारे पड़ोस में इसी तरह की घटना हुई थी। वहां पर आर्थिक संकट के चलते लोगों में गुस्सा भड़का। लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की और इसके बाद प्रदर्शन की ऐसी आग भड़की कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। लगातार सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखा गया है। ये घटनाएं सोशल मीडिया की ताकत बताने के लिए बहुत काफी हैं, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से इन दिनों किया जा रहा है। सोशल मीडिया बहुत तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है और सिस्टम को हिलाने की ताकत भी रख रहा है। किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। नेपाल को ही ले तो वहां बगावत सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से भड़की है। नेपाल के लोगों की शिकायत है कि सरकार उनसे विरोध की आवाज बुलंद करने का मंच छीन लेना चाहती है, लेकिन ये तो स्टूडेंट्स का पक्ष है, ये विरोधियों का पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सोशल मीडिया नेपाल के लोगों को का वक्त बिताने का एक जरिया भी है। काठमांडू पोस्ट नेपाल का सबसे रेपुटेड न्यूज़पेपर है। उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में अधिकतर इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते आए हैं। नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है। इनमें से 1.5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। नेपाल में इंटरनेट पर 80% ट्रैफिक सोशल मीडिया का ही रहता है। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट डेटा है नेपाल में सोशल मीडिया की ताकत को दिखाने के लिए। इनमें से ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं वो फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर सक्रिय रहते हैं। ये तो रही नेपाल के सोशल मीडिया के लोगों की पसंदें। अब हम आपको अपने देश से जुड़े भी कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ भी सोशल मीडिया का क्रेज कम नहीं है और हम तो 140-42 करोड़ की आबादी वाला देश है, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे देश में 77% आबादी इस वक्त इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और वी चैट जैसे ऐप्स पर एक्टिव दिखती है। 75% आबादी अपने देश में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पिंस्टेट जैसे मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। 68% आबादी फेसबुक पर इन दिनों एक्टिव हो चुकी है। लिंक्डइन जैसे बिजनेस नेटवर्क पर 44% की आबादी एक्टिव है और ट्विटर, वर्डप्रेस जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 37% हिंदुस्तानी इन दिनों एक्टिव रहते हैं। देश की सिर्फ और सिर्फ 1% आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही है, यानी लगभग 99% लोग देश में ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर कितना वक्त बिताते हैं एक भारतीय सोशल मीडिया पर, तो वो भी जान लीजिए। औसत भारतीय सोशल मीडिया पर करीब 2.5 घंटे हर रोज बिताता है। हर महीने औसतन 32 GB डेटा वो खर्च कर देता है, यानी डेटा खपत के मामले में भारतीय दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर है। हमारे यहाँ लोग रील बनाने के मामले में भी पीछे नहीं है। भारत में 60 लाख रील रोज बनाई जाती है, 60 लाख। इनके सबसे बड़े कंज्यूमर 8 से 23 साल के युवा ही हैं। इसी आयु वर्ग के लोग रोज 3 घंटे में औसतन 450 रील देख लेते हैं। यानी कितना वक्त सोशल मीडिया पर हमारे स्मार्टफोन पर बीत रहा है, वो ये आंकड़े बहुत साफ कर देते हैं। तो ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हो जाते हैं दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया क्या एक बड़ा मॉन्स्टर बन गया है, क्या एक भस्मासुर बन गया है, जो कि सोशल नाम है इसका, लेकिन सोशली एक्टिव होने की बजाय ये लोगों को किस तरीके से उद्वेलित कर रहा है, वो ये तस्वीरें नेपाल से जो आई हैं वो साफ बता रही हैं। अगर कोई बच्चा इतना वक्त सोशल मीडिया पर बिताता है तो जाहिर है उसका सामाजिक दायरा घटेगा, इसका असर उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर पड़ेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन पाबंदी से भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से आगाह करने की। उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए और चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि वह सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की अगली खबर की ओर चलते हैं। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में आज बड़ा बदलाव हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ निर्देश दे दिया कि आधार कार्ड को वोटर की पहचान लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। आधार को वोटर की पहचान लिस्ट में 9 सितंबर से ही शामिल कर लिया जाए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में पहचान के लिए जरूरी अब तक 11 कागज हुआ करते थे, अब 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को भी शामिल कर लिया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड की सच्चाई जांचने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि आधार कार्ड स्वीकार न करने वाले कर्मचारियों को जो नोटिस जारी किया गया था उसकी आज क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द SIR की प्रक्रिया में काम कर रहे अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे और इसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा है कि जैसे आपने 11 डॉक्यूमेंट लिए थे, बिल्कुल उसी तरह 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को स्वीकार करना होगा। ये इसलिए बहुत बड़ा ऑर्डर है कि बिहार के कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी नहीं था। किसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, किसके पास पासपोर्ट होता है, और आधार का जो अवेलेबिलिटी है लगभग 100% है इस वक्त बिहार में। इसलिए आज के आदेश ने लाखों करोड़ों लोगों को
वोटर लिस्ट में बने रहने का रास्ता खोल दिया है। ये एक ऐतिहासिक आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के सुनवाई के क्रम में यह न्यायिक निर्देश दिया है कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए और विपक्षी पार्टी इसको जीत के रूप में मना रही है। तो इस सच को भी तो कम से कम कबूल करिए कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस, टीएमसी एवं इंडी गठबंधन के घटक दलों ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का समर्थन किया था, लेकिन जब संसद में यह बात आई तो हंगामा मचाना शुरू कर दिए, शोरे हंगामा। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? They will consider means Modi will consider. सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे रहा है, यानी वो किसी को स्वीकार नहीं था। इसका डायरेक्ट मतलब तो यही है। अब देखना होगा इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से लेता है और इस पर कैसे काम करता है। बिहार में सही चुनावी सूची के लिए They are going to retain entire this bogus. They are going to remove entire the 65. Otherwise, they are going to have a genuine voter list in Bihar. बात एसआईआर की चल रही है तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद आई लिस्ट में एक विचित्र शिकायत की गई है। एनडीटीवी इंडिया की टीम को पता चला कि मुजफ्फरपुर में सकरा विधानसभा की कटेसर पंचायत के मोहनपुर में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। हिंदू परिवारों के नाम पते वाली वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटरों के नाम दर्ज हैं। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, आइए देख लेते हैं। घर के बाहर वोटर लिस्ट सीने से लगाए बैठे ये बुजुर्ग हैं कामेश्वर ठाकुर। घर में वोटर है 6, लेकिन हिंदू परिवार की वोटर लिस्ट में मुस्लिम मतदाताओं के नाम लिखे हैं। रोशन खातून और पति मोहम्मद सबीर। आप ही के मकान संख्या में? हमारे ही मकान संख्या में जोड़ा गया। आपके गांव में मुसलमान हैं या नहीं? जी नहीं, मेरे गांव में मुसलमान नहीं। कटेसर के ही ब्लॉक नंबर 6 में अपनी वोटर लिस्ट दिखा रहे पवन कुमार ठाकुर के घर की वोटर लिस्ट में 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम चढ़े हैं। मेरे पास 3 लड़की है, तीनों का शादी हो चुका है। पत्नी का देहांत 4/10/2020 को हो चुका है। घर में हम अकेला रहते हैं। हमको तो कल मालूम हुआ कि हमारे परिवार में, हमारे मकान में 8 मुस्लिम का नाम जुट गया। हम तो आश्चर्यचकित हैं, ये कैसे जुट गया ये। मतलब आपके आसपास तो मुसलमान हैं क्या? हमारे गाँव में है, लेकिन नाम हम नहीं जानते हैं, क्या नाम सब है, नहीं है। मतलब मुसलमान की संख्या जो है नहीं है आपके गांव में? हमारे पंचायत में मुसलमान है, लेकिन कटेसर में बहुत कम संख्या है। आपके आसपास में? आसपास में नहीं है हमारे। फिर आपके परिवार में जो जुड़ा है उनको कैसे? इस साजिश के तहत जुड़ा गया है सब। गांव के जिन घरों में ताले लगे हैं, दरवाजे पर बेल निकल आई है, उनके नाम छपी वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स शामिल हैं। मकान संख्या 36, 37, 38, यहाँ 15 मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। गांव के 20 से 25 घरों में करीब 100 मुस्लिम वोटर्स के नाम जोड़ने का दावा है। समर्थन में वोटर लिस्ट के पन्ने दिखाए जा रहे हैं। अभी नया बहाली ये हुआ है। मेरा 5 तारीख को हमको लेटर मिला है, तो हमको तो खुद सारा बात की जानकारी नहीं है। काम मिला, हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ तो जानकारी मिली होगी। जो जानकारी मिली है उसके लिए तो अधिकारी लोग को हम बोले ही हैं, आगे बात काम हो भी रहा है। क्या जानकारी मिली है? वही मकान संख्या में कुछ आदमी का जुट गया है, हम लोगों का। कब पता चला आपको? हमको पता चला है ये 4-5 दिन पहले, जिसमें 8 नंबर फॉर्म भर के हम लोगों को काम भी दिया गया हटाने के लिए, तो काम कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बिहार के कुछ ऐसे लोग पेश हुए थे जिनके मुताबिक वो जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे। राहुल गांधी ने उनके साथ चाय भी पी थी। नहीं तो कैसे देखेंगे? और ये अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। जो कुछ बिहार में चल रहा हो तो आपने देख लिया। अब बात फिर दिल्ली की कर लेते हैं। क्या आप मतदान से पहले वोट डालने की प्रैक्टिस करते हैं? मैं तो नहीं करता, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। मतदान के दिन पर्ची लो, वोटिंग सेंटर पहुंचो, लिस्ट में नाम मिलाओ, अंदर जाओ, स्याही लगवाओ, बटन दबाओ, वीवीपैट में पर्ची चेक करो और घर आ जाओ, वोट आपका पड़ गया। लेकिन हमारे सांसद जब वोट देते हैं तो उन्हें वोटिंग सिखाना पड़ता है।
वोटिंग की प्रैक्टिस करानी पड़ रही है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नेट प्रैक्टिस का रेट बहुत हाई रहता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है उस वोटिंग में कि सांसदों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्यों ये वोटिंग डिफिकल्ट है। तो आज मैं आपको सांसदों की प्रैक्टिस का राज भी बता देता हूं। कल देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है। एक तरह से ये मध्यावधि चुनाव है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल बाकी था, लेकिन अब कल नए राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं इस्तीफे की वजह से। 17वें वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए मतदान कल होना है। मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F101 यानी 101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करना होता है। एक सांसद प्राथमिकता के आधार पर एक से ज्यादा प्रत्याशी को भी वोट कर सकता है, लेकिन मतपत्र पर नंबर 1 का अंक आवश्यक तौर पर किसी एक प्रत्याशी के नाम के आगे लिखना जरूरी है। वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कल रात 9 से 10 बजे के बीच नए वाइस प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के योग्य सांसद ही वोटिंग करते हैं। इस बार एनडीए की तरफ से प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन हैं, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे हैं और अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी का नाम जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, फिलहाल रिटायर्ड हैं। कुल वोटरों की संख्या 781 है। मैजिक नंबर जो है वो 391 का है। एनडीए के पास 425 सांसदों के समर्थन होने का दावा है। इंडिया ब्लॉक के पास सांसदों की संख्या 324 है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति ने ऐलान किया है कि ये दोनों पार्टियां कल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, एब्सटेन करेंगी। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने ऐलान किया है कि वो एनडीए के प्रत्याशी यानी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे। कल के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी खबर निकलेगी वो होगी जीत से ज्यादा हार के अंतर की। मतलब विपक्ष की पूरी कोशिश है कि वो जीत के अंतर को कम करे, लेकिन ये कैसे होगा? इस सवाल का जवाब उन सांसदों से सुनिए जो मतदान की प्रैक्टिस करने संसद भवन पहुंचे। देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते, कोई भी इलेक्शन लड़ते, कोई भी काम करते, सक्सेस के लिए करते ना, तो फिर हम लोग का भी उम्मीद है हो सकते हैं। लेकिन नंबर गेम में तो आप लोग बहुत पीछे हैं। हाँ है पीछे, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। कभी कभी कोई पार्टी दे भी सकते हैं वोट, ऐसा भी नहीं बोल सकते, हो जाएगा। मतलब क्रॉस वोट हो सकता है? हो सकते हैं, हो गए तो फिर हम लोग का वोट आएगा तो फिर हम लोग। देखिए, चूँकि हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय रेड्डी जी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और बिल्कुल बायस्ड नहीं है, सेक्युलर है। तो ऐसे में विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि कई लोग उनको वोट करेंगे और चूँकि ये व्हिप जारी नहीं हुआ, इसलिए क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, विवेक से ही सभी सांसद वोट करेंगे। तो संख्या जो भी हमारे पास है उसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। जो ऐसे लोग जो सेक्युलर मेंटालिटी के हैं या जो चाहते हैं कि बिना बायस्ड हुए हाउस चलाए, वो लोग इधर वोट कर सकते हैं, ऐसी संभावना रही जा रही है। सीक्रेट वोटिंग है और एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट है उससे कई ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रहित में कई एमपीज राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं और ये देश हित में है कि एक बहुत अच्छा इंसान, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला इंसान हमारे देश का उपराष्ट्रपति बने तो सबको गर्व की महसूस होगा। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 788 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आज के दिन करीबन 7 रिक्त स्थान हैं, 6 राज्यसभा में रिक्त स्थान और 1 लोकसभा में रिक्त स्थान। तो कुल मिलाकर 781 सांसद हैं जो वोट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हैं कल। आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं कि 2017 में
जब आदरणीय वेंकैया नायडू जी निर्वाचित हुए थे उस समय उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी, और उसके बाद 2022 में जब धनखड़ जी आए तो उन्होंने गजब का रिकॉर्ड बनाया था। 3 दशकों में उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना वोट किसी को समर्थन नहीं मिला था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 75% वोट आदरणीय धनखड़ जी के खाते में आया था, और मार्गरेट आल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। जगदीप धनखड़ साहब को 75% से अधिक वोट मिले थे, लेकिन अब विपक्ष पिछली बार के मुकाबले थोड़ा मजबूत है। तो क्या ये अंतर पटेगा, इसी बात को लेकर अब ये डिबेट रह गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इस मतदान में ऐसा क्या है कि सांसदों को वोटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको खबरों की इस दीवार के पास खड़ा होकर वो डिटेल दिखाता हूं आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर यानी कागज के मतपत्र पर यह वोटिंग की जाती है। वोट डालने के लिए वोटर यानी सांसद के पास सचिवालय से भेजा गया जो पत्र होता है कि आप आइए वोट डालिए, वो हो या फिर उनका अपना संसदीय आई कार्ड पहचान पत्र होना आवश्यक है, तभी वो वोट डाल पाएंगे। वोटिंग के लिए मतदान कक्ष में एक पेन रखा गया है, उसी पेन का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बैलेट पेपर पर कहीं भी कोई सिग्नेचर नहीं करना है, कोई निशान नहीं लगाना है। अपने पेन से वोट देने पर भी वोट अवैध माना जाएगा, यानी वही पेन होना चाहिए जो वहाँ पर संसदीय सचिवालय की तरफ से रखा गया है। जिसको भी वोट देना है उसके आगे 1 लिखना होगा, 1। लिखने के लिए केवल देवनागरी या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो इस बार 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कभी 2 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हो तो वोटर नंबर 1 के बाद 2 या 3 भी उनके नाम के आगे लिखा जा सकता है, वो आपका प्रेफरेंशियल वोट होता है। लेकिन कल ऐसा होने की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, या तो आप राधाकृष्णन साहब को वोट करेंगे या फिर आप रेड्डी साहब को वोट करेंगे। साथ ही मतपत्र को, जो कि बैलेट पेपर है, उसको मोड़ने का भी एक खास तरीका है, और वो इसलिए है ताकि जब आप पेन से लिखें 1 तो वो उसकी स्याही कहीं इधर उधर ना लग जाए, इसीलिए मतपत्र को संभाल के मोड़ना है। यही सब ट्रेनिंग सांसदों को इन दिनों में दोनों पक्षों की तरफ से दी गई है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। इस चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले अवैध वोटों को अलग किया जाएगा, तब कई वोटों की गिनती शुरू होगी। इसीलिए हर पार्टी अपने अपने सांसदों को पार्टी लाइन पर वोट करने को कहती है, क्रॉस वोटिंग बचाती है, बार बार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी से कोई गलती ना होने पाए। जो सिस्टम है, जो थोड़ा सा भी गलती हो जाए, दाग भी थोड़ा ऊपर आ जाए या पेन भी थोड़ा दूसरा यूज़ हो जाए, सब डिस्क्वालीफाई होता है ना। इसलिए जो सिस्टम है वो सिखाया, जिसमें और उसके साथ ये भी है ना, नया बहुत एमपीज़ आए जो कभी वोट वाइस प्रेसिडेंट वोट डाला नहीं, उनको भी सिखाना था। इसलिए सिखाए क्या क्या करना है, कैसे करना है, जैसे एक भी वोट खराब ना हो जाए। पानी की भी कोई बात नहीं है। कई लोग गलती से अपना पेन लेके चले जाते हैं, जबकि वहाँ सबको एक पर्टिकुलर पेन दिया जाता है, जिससे